गाइस वेलकम बैक वंस अगेन, आपका दोबारा स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने जो पढ़ा था एक बार उसको फटाफट रिवीज कर लेते हैं अपन। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती हैं, तो उसके लिए अपन ने बोला था एक सेकेंड, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ी थी अपन ने। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के लिए अपन ने ये बोला था कि आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती हैं, तो अपन ने नाम दिया था कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए अपन बोलते हैं अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा एंटीजन आया है, एंटर लिया है, जिसमें आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स दिखा रही है, और उस हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से क्या हो रहा है, आपको सेल डैमेज हो रहा है या आपकी बॉडी को डैमेज आ रहा है आपकी ही इम्यून सिस्टम की वजह से, तो ये कहलाता है आपका क्या, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। देन अपन ने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में 4 टाइप पढ़े थे। फर्स्ट, जिसको अपन ने नाम दिया था एनाफाइलेक्सिस, जिसमें अपन ने बोला था आईजीई रिस्पॉन्सिबल होती है, मास सेल से जुड़ जाती है। जब आपका एंटीजन दोबारा आता है शॉकिंग डोज के रूप में, तो आपका क्या करता है, तुरंत केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, और वो केमिकल मीडिएटर्स क्या करते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कोज करते हैं, जिससे क्या होता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, प्लस वेजोडाइलेशन करते हैं, जिससे आपको शॉक की कंडीशन देखने को मिलती है और टिश्यू डैमेज होता है। नेक्स्ट है सेकंड टाइप 2, जिसको अपन ने बोला था साइटोटॉक्सिक। इसमें अपन ने ये बोला था आपके जो नॉर्मल सेल हैं उसके जो सरफेस पे मिलते हैं, जो पर्टिकुलर आप बोल सकते हो रिसेप्टर मिलते हैं, उनको अपनी बॉडी क्या करती है, एंटीजन मानती है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी का एंटीबॉडी वहाँ पे जुड़ जाता है। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, नेचुरल किलर सेल्स इसको डिस्ट्रॉय करती हैं, प्लस यहाँ पे क्या होता है, आपके जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अटैच होने की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में ये भी डैमेज कोज करता है, प्लस और भी अदर फैक्टर्स देखे थे अपन ने। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट अपन ने देखा था टाइप थर्ड, जिसमें अपन ने बोला था एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जाके आपकी बॉडी में अगर कहीं टिश्यू के ऊपर अधेर हो रहा है तो वो कहलाता है आपका टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी, जिसमें अपन ने 2 नाम पढ़े थे, आर्थस एंड नेक्स्ट था आपका सीरम सिकनेस। आर्थस में अपन ने बोला था एंटीबॉडी एक्सेस होगा, आपके ब्लड वेसल्स पे जाके ये जुड़ जाएंगे। जब ब्लड वेसल्स पे जाएंगे तो अब जो आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो डिस्ट्रॉय होना था, उसके साथ साथ आपके ब्लड वेसल्स में भी डैमेज होगा। ब्लड वेसल्स में डैमेज होगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपके यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होगा, या आप बोल सकते हो हार्डनेस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फैट मॉलिक्यूल्स वगैरह इकट्ठा होंगे और अदर प्रोडक्ट्स भी इकट्ठा होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो विड्थ थी वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक होने लग जाएगी। जब विड्थ ब्लॉक होने लग जाएगी तो जो इससे आगे का जो पार्ट था उसको ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उसको डैमेज पहुंचेगा, और इस वजह से क्या होता है, डैमेज होता है आपकी सेल्स को। तो ये कहलाता है रिएक्शन कौन सा, टाइप थर्ड। लास्ट था आपका टाइप 4, जिसको अपन ने डिलेड नाम दिया था, जिसमें अपन ने 2 पढ़े थे। ट्यूबरकुलिन, इसको डिलेड नाम क्यों देते हैं, क्योंकि 72 आवर्स तक का टाइम लग जाता है। नेक्स्ट एक था ट्यूबरकुलिन, जिसमें अपन ने अलग अलग पढ़ा था, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का एग्जाम्पल दिया था पूरा डिटेल में कि आप कैसे कैसे चेक करते हो टीबी किसी को पेशेंट को है कि नहीं है ट्यूबरकुलिन टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट अपन उसके बाद में पढ़ सकते हैं अपन, सेकंड चीज़ अपन बोलते हैं कि आपके स्किन की भी कुछ रिएक्शंस होती हैं, जिसको अपन टाइप 4 में काउंट करते हैं। ये था अपना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आज अपन पढ़ लेते हैं ऑटो इम्यूनिटी, या ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। तो ऑटो इम्यूनिटी के लिए अपन बोलते हैं कि आपका ऑटो इम्यूनिटी वर्ड जो है वो 2 वर्ड से मिलके बनाता है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, एंड इम्यूनिटी आप ऑलरेडी जानते हो, यानी आपकी सेल्फ की इम्यूनिटी क्या कर रही है, आपके टिश्यूज़ को डैमेज कर रही है। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी अपन किसको बोलते हैं, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के सरफेस को या खुद की सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, और अगर आप खुद की सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते तो आप उस सेल को क्या मानते हो, फॉरेन बॉडी, या आप बोल सकते हो एंटीजन मानने लग जाती है आपकी इम्यूनिटी, और उसके खिलाफ क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है, जिससे उस टिश्यू को पर्टिकुलरली क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और ये क्या करते हैं आपके, इसको अपन कहते हैं क्या, ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, अपन बोलते हैं एक आपकी सेल्फ की इम्यूनिटी का क्या होता है, एक आपका डिसऑर्डर है जिसमें आपकी इम्यूनिटी क्या करती है, खुद की सेल को डिफाइन नहीं कर पाती। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी खुद की सेल के खिलाफ ही क्या बना लेती है, इम्यूनिटी बना लेती है, और वो डिस्ट्रॉय कर देती है खुद की ही सेल को। तो ये कहलाता है आपका क्या, ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, डेफिनेशन की अपन बात करें तो अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहो तो ये चीज़ आपको इंग्लिश में लिखनी है, ऑटो इम्यूनिटी इज ए डिसऑर्डर ऑफ द immune system in which the immune system is not capable to recognize ourselves, bodies, organs and cells, which is resulting in antibody production for that particular cell, and that ultimately result in destruction of that particular tissue. This condition is called as autoimmune disorders या autoimmunity.
ऑलराइट, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। तो मेजरली आपके यहाँ पे 4 मैकेनिज्म देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसको अपन थोड़ा यहाँ पे इसमें डिटेल में देख लेते हैं अपन। तो 4 इम्यूनिटी आपको देखने को मिल रही हैं, 4 मेजर रिएक्शंस देखने को मिल रही हैं। तो कौन कौन सी रिएक्शन देखने को मिल रही हैं? अपन ये बोलते हैं सबसे पहले, एक सेकेंड, ऑलराइट, अपन बोल रहे हैं आपकी बॉडी में आपकी जो सेल थी खुद की, एक बार मान लेते हैं ये आपकी नॉर्मल सेल है, ठीक है। इसके खिलाफ आपकी बॉडी में कभी भी एंटीबॉडी क्यों नहीं बनते? क्योंकि आपकी बॉडी कंटिन्यूसली क्या करती है, ब्लड के कांटेक्ट में आती रहती है आपकी सेल्स, और ये क्या करती हैं, इनके खिलाफ, इनके जो सरफेस होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर आप बोल सकते हो केमिकल्स मिलते हैं या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, जिससे आपको क्या मिलता है, आपकी बॉडी खुद की सेल को आइडेंटिफाई कर पाती है दूसरी सेल से, ठीक है। आपकी बॉडी की सेल्स को आइडेंटिफाई कर पाती है आपकी सेल, तो फॉरेन बॉडी नहीं मानेगी उनको। फॉरेन बॉडी नहीं मानेगी तो आपका इम्यून सिस्टम इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं करेगा। तो अब अपन ये बोलते हैं किन किन कंडीशन में आपका इम्यून सिस्टम खुद की सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। नंबर 1 तो क्या, कि आपकी बॉडी की सेल कभी भी इम्यून के कॉम्प्लेक्स के कांटेक्ट में ही नहीं आई हो, यानी कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसी पर्टिकुलर सेल्स देखने को मिलती हैं जो कभी भी ब्लड सप्लाई के कांटेक्ट में नहीं आती हैं, ठीक है, डायरेक्टली। जब वो ब्लड सप्लाई के कांटेक्ट में नहीं आती हैं तो वो क्या करती हैं, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, और कभी भी कोई डिफ़ॉल्ट की वजह से अगर वो आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो उनको आपकी बॉडी क्या मानती है, एज ए फॉरेन एंटीबॉडी फॉरेन एंटीजन मानती है, और उसके खिलाफ क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है। इसका एक कॉमन एग्जांपल है, आपके 2 आपकी सेल्स होती हैं। नंबर 1 होता है आपका जो कॉर्निया होता है, आपकी जो आइज का कॉर्निया होता है, आपको पता होगा ऑलरेडी कि उसको ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। कॉर्निया क्या होता है, डायरेक्टली आपके अपने सराउंडिंग से ही न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो कॉर्निया प्लस आपके जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, मेल के जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, वो भी कभी क्या होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते किसके, ब्लड के, ठीक है। तो किसी ऐसी कंडीशन में जब आपका कॉर्निया या फिर आपका स्पर्मेटोजोआ कांटेक्ट में आ जाते हैं किसके, आपके ब्लड के, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं स्पर्मेटोजोआ का। अगर आपके स्पर्मेटोजोआ या आपके स्पर्म्स क्या होते हैं, ब्लड के कांटेक्ट में आ जाते हैं किसी भी अबनॉर्मलिटी की वजह से, डैमेज होने की वजह से, रप्चर होने की वजह से, या फिर आपके बैकफ्लो होने की वजह से, या किसी भी कंडीशन से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो स्पर्म्स होते हैं उनको आपकी बॉडी क्या करती है, एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करती है, और उनके खिलाफ क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है। इस कंडीशन में क्या होगा, एंटीबॉडी स्पर्म्स को क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी, और उस कंडीशन में आपको इंपोर्टेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी है, आपकी ऑटो इम्यूनिटी का ये डिसऑर्डर है। इसमें क्या हुआ, आपके जो नॉर्मल सेल्स थी वो कभी भी कांटेक्ट में ही नहीं आई आपके इम्यून सिस्टम के, और उस वजह से क्या होगा, जब वो बाय मिस्टेक कभी कांटेक्ट में आती हैं तो आपकी बॉडी उसको क्या इंडिकनाइज कर लेती है, एज ए आप बोल सकते हो फॉरेन बॉडी इंडिकनाइज कर लेती है। तो ऐसी प्रकार की आपकी इम्यूनिटी कैसी कहलाती है, हिडन इम्यून एंटीजन की वजह से क्या हो सकता है, आपकी ये मैकेनिज्म कौन सी कहलाती है, हिडन एंटीजन मैकेनिज्म, या आपके बोल सकते हो सिक्वेस्टेड एंटीजन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपकी बॉडी की कुछ नॉर्मल सेल्स क्या होती हैं, कभी भी कांटेक्ट में नहीं आती हैं। जैसे आप यहाँ पे आपने एग्जांपल ले रखा है, लेंस ऑफ द आई एंड स्पर्म्स एंड आपके थायरोग्लोबुलिन होते हैं, वो भी कभी भी कांटेक्ट में नहीं आते आपके इम्यून रिस्पॉन्स के। तो जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी क्या हो जाते हैं, एज ए रिकॉग्नाइज हो जाते हैं एंटीजन, और ये क्या कहते हैं आपकी कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होता है, आपका डैमेज हो जाता है। तो यहाँ अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है कि जो आपके स्पर्मेटोजोआ होते हैं, जो प्यूबर्टी के दौरान स्पर्म का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं डायरेक्टली, तो स्पर्मेटोजोआ ही आगे चल के किस में कन्वर्ट होते हैं, स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। तो कई बार क्या होता है, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी अगर किसी को मम्स का इन्फेक्शन होता है, तो ये मम्स का जो वायरस है वो डैमेज कर देता है बेसमेंट मेम्ब्रेन को, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज कर देता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है स्पर्म्स का, कहाँ पे, आपके जो सिस्टम होता है उसके अंदर, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम आ जाता है, और इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, आपके जो आपके टेस्टिस होते हैं उनके खिलाफ क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है, या आप बोल सकते हो स्पर्म्स के खिलाफ क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है। और ये एंटीबॉडी क्या करती हैं, आपके ऑर्काइटिस या इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिकल्स को कोज करती हैं, ठीक है। ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, आपके हिडन एंटीजन रिएक्शन कहलाती है। सेकंड, और क्या क्या कारण हो सकता है ऑटो इम्यूनिटी का, एंटीजन अल्ट्रेशन,
एंटीजन अल्ट्रेशन क्या होता है, अपन ये बोलते हैं आपकी जो बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, जनरली वो एक पर्टिकुलर शेप में होती हैं, या आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन ही उसको हेल्प करती है डिटेक्शन करने में कि ये आपकी बॉडी का पार्ट है। अब कई बार क्या होता है, कुछ केमिकल अल्ट्रेशन की वजह से या कुछ आपके डिजीज कंडीशंस की वजह से क्या होता है, ये सेल की जो साइज एंड शेप है उसमें क्या हो जाता है, अल्टरेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। या तो आपकी साइज में या फिर आप बोल सकते हो उसकी शेप में क्या हो जाता है, अल्ट्रेशन देखने को मिल जाता है। और अब इस अल्ट्रेशन की वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है वो इसको एज ए एंटीजन मानती है और इस सेल के खिलाफ क्या कर देती है, एंटीबॉडी बना लेती है। ऐसी एक्शन को बोलते हैं अपन एंटीजन अल्ट्रेशन। इसके अंदर अपन ये बोलते हैं कि कई बार क्या होता है, इस कंडीशन में आपके नॉर्मल सेल्स को क्या होता है, सेलुलर चेंजेस की वजह से, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हों या केमिकल फैक्टर्स हों, उसमें अगर आपके सेल में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं नियो एंटीजन, ठीक है। यानी आपके जो नॉर्मल एंटीजन था, जो आपको नॉर्मल एंटीजन नहीं था इसको, तो सेल क्या कर देती है, आपके नियो एंटीजन बना लेती है। यानी जो सेल सरफेस है उसमें चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है वो एज ए नियो एंटीजन, यानी नया एंटीजन आपकी बॉडी में इंटर ले चुका है और इसके खिलाफ क्या बना लेता है, आपका एंटीबॉडी बना लेता है। तो ऐसी इम्यूनिटी की लॉस को अपन किसकी कंडीशन में लेते हैं, अपन एंटीजन अल्ट्रेशन की कंडीशन में लेते हैं। नेक्स्ट होता है आपका क्रॉस रिएक्टिंग फॉरेन एंटीजन। क्रॉस रिएक्टिंग फॉरेन एंटीजन क्या होता है, अपन ये बोलते हैं कई बार क्या होता है, आपका जो एंटीजन है, ठीक है, तीन कंडीशन अपन ने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। एक, जिसके अंदर आपका जो सेल था वो क्या होता है, कभी भी कांटेक्ट में ही नहीं आता इम्यूनिटी के, और जब वो कांटेक्ट में आता है तो आपकी बॉडी उसको एंटीजन रिकॉग्नाइज कर लेती है, ठीक है। सेकंड कंडीशन अपन ने पढ़ा, उसके अंदर केमिकल या फिजिकल या बायोलॉजिकल चेंजेज हो गए उस सेल के अंदर, और उसकी वजह से क्या हुआ, अब आपकी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है और उसकी वजह से क्या हो रही है, एंटीजन मान रही है उस सेल को। अब अपन पढ़ रहे हैं थर्ड के लिए अपन ये बोलते हैं कि थर्ड रिएक्शन था जिसमें अपन ये बोलते हैं कि आपका जो एंटीजन है, यानी कि आपकी बॉडी का कोई भी एंटीजन मीन्स जो बाहर से आया हुआ है, ठीक है। एक अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, अपन बोलते हैं एक एग्जाम्पल में स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है आपका, जिसको अपन बोलते हैं, जो डिजीज कोज होता है उसको अपन बोलते हैं ग्रुप ए बीटा हेमेटोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। वो क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा कोज किया जाता है। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन है जनरली गले का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रुप ए बीटा हेमेटोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन होता है उसका जो बैक्टीरिया होता है, इसकी जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है जो आपकी बॉडी को एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करवा रही है, वो सिमिलर होती है आपके हार्ट के, ठीक है। आपकी जो हार्ट की मसल्स होती हैं और जो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है उसकी जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है वो क्या होती हैं, एक्चुअली सिमिलर होती हैं। ये अपन, अगर आपको याद हो, जब अपन ने स्टार्टिंग में इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उसमें अपन ने बोला था एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ क्या बनती हैं, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही बनती हैं। इसमें एक अपन ने एक्सेप्शन लिया था कि कई बार क्या होता है, वो जो एंटीजन होता है उसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है किसी दूसरे एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। तो उसमें कंडीशन में अपन ने क्या बोला था कि वो एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही दो एंटीजन के खिलाफ एक्शन कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अपन ये बोल रहे हैं ये जो एंटीजन था इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, आपके नॉर्मल हार्ट सेल की जैसी है या हार्ट मसल्स की जैसी है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी बॉडी क्या तुरंत कोज क्या कर देगी, डिजीज कोज कर देगी, ठीक है। सॉरी, क्या बोल गया मैं, हाँ, आपकी बॉडी में क्या होगा, अब आपकी जो हार्ट मसल्स हैं, आपकी जो एंटीबॉडी बनी है, आपकी बॉडी के द्वारा जो एंटीबॉडी बनी है वो आपकी हार्ट मसल्स को भी या आपके हार्ट वाल्स को भी क्या करेंगी, डैमेज करेंगी, और आपको स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होने की वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। चलिए, ये कहलाता है आपके क्रॉस रिएक्टिंग फॉरेन एंटीजन। एग्जाम्पल सेम दिया है अपन ने, स्ट्रेप्टोकोकस में एक एम प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है जो आपके हार्ट मसल्स के सिमिलर होती है। ये अगर आपके बार बार स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता रहता है तो आपका इम्यूनिटी पावर क्या कर देती है, इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से आपकी हार्ट की जो सेल मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज होने लग जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉरबिडन क्लोन। तो ये अपन ने जब थ्योरीज पढ़ी थी आपके कि एंटीजन आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कैसे बनता है, तो उसमें अपन ने ये बोला था
कि स्टार्टिंग द एम्ब्रियो लाइफ के अंदर आपके क्या होती हैं, क्लोनल एंटीबॉडीज बनती हैं और इनमें से कुछ फॉरबिडन हो जाती हैं या कुछ गायब हो जाती हैं। लेटर ऑन द जब आपकी लाइफ के अंदर अगर वो फॉरबिडन जो क्लोन थे वो रीअपियर हो जाते हैं आपकी बॉडी में, जिसको अपन ने बोला था इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स जो बोला था अपन ने, वो अगर आपकी बॉडी में जो एम्ब्रियो लाइफ के दौरान यानी जब आप बच्चा बन रहा होता है उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, वो गायब हो जाती हैं। बट बाई एनी कंडीशन या किसी डिफ़ॉल्ट की वजह से वो क्या होती हैं, अगर वो रीअपियर हो जाती हैं तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं फॉरबिडन क्लोन्स। और उनके खिलाफ एंटीजन आपकी एंटीजन डिटेक्ट करती है आपकी बॉडी और उनके खिलाफ क्या बनाती है, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, ये जब अपन ने पढ़ा था कि इम्यून सिस्टम बनता कैसे, उस दौरान अपन ने ये चीज़ पढ़ा था फॉरबिडन क्लोन्स, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि फॉरबिडन क्लोन्स क्या होते हैं, तो यहाँ मैं डिटेल में नहीं बता रहा। कुल मिला के कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं जो आपके एम्ब्रियो लाइफ के दौरान क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और जब ये अगर बाई मिस्टेक या किसी भी कंडीशन की वजह से क्या होता है, जब लेटर ऑन द लाइफ अडल्ट लाइफ के अंदर या आप बोल सकते हो पैदा होने के बाद जब ये क्या होते हैं, रीअपियर होते हैं, तो इनको आपकी बॉडी क्या करती है, एज ए एंटीजन मानती है और इनके खिलाफ क्या करा देती है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर देती है। तो ऑटो इम्यूनिटी के लिए अपन ने पढ़ा कई बार क्या होता है, आपकी खुद की ही सेल क्या करती हैं, आपका खुद का इम्यून सिस्टम क्या करता है, आपकी खुद की सेल्स को क्या करने लग जाता है, किल करने लग जाता है या सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें अपन ने बोला कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आपको बहुत बार बहुत सी जगह देखने को मिलेगा। मेजरली इसके 4 कारण बताए अपन ने। सबसे पहला कारण में अपन ने ये बोला कि आपकी जो नॉर्मल सेल्स थी वो कभी भी कांटेक्ट में नहीं आई इम्यूनिटी के, तो उनको कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया एज ए सेल्फ। ठीक है, तो जब वो कभी बाई मिस्टेक कांटेक्ट में आ जाती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी सेल जो होती है, जो आपकी इम्यूनिटी होती है, वो इनको क्या मानती है, एज ए एंटीजन मानती है। ठीक है, सेकंड अपन ने बोला कि आपकी जो नॉर्मल सेल्स थी उसकी सेल की साइज में या उसकी मोलिकुलर चेंजेस आ गए, या आप बोल सकते हो बायोलॉजिकल या केमिकल चेंजेस की वजह से क्या होता है, उसकी अल्ट्रेशन हो जाता है उसकी नॉर्मल सेल्स की स्ट्रक्चर एंड उसकी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में, तो आपकी बॉडी उसको क्या करती है, एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपको रिएक्शन देखने को मिल जाती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिल जाती है। थर्ड फैक्टर में अपन ने ये बोला कि कई बार क्या होता है आपकी बॉडी में, थर्ड फैक्टर में अपन ने क्या बोला, नॉर्मली क्या होता है, कई बार आपका जो एंटीजन होता है उसकी स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होती है, आपके नॉर्मल सेल्स के सिमिलर होती है। ठीक है, यानी बाहर से आया हुआ फॉरेन बॉडी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आपके नॉर्मल सेल्स के जैसी होती है। जिसमें अपन ने एग्जांपल लिया था ग्रुप ए बीटा हेमेटोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया होता है, इन्फेक्शन होता है उसको पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकल, उसकी जो सेल होती है उसमें एक एम प्रोटीन देखने को मिलता है, जो आपके मसल्स जो होती हैं हार्ट की, उसमें भी एक एम प्रोटीन मिलता है जिसके सिमिलर स्ट्रक्चर होती है वो। तो जब आपको बार बार वो इन्फेक्शन होता है तो कई बार क्या होता है, आपकी जो हार्ट की एम सेल है उनके खिलाफ भी आपकी एंटीबॉडी क्या करती है, एक्शन ले लेती है, और उसकी वजह से आपके हार्ट मसल्स को क्या होता है, डैमेज होता है। तो ये कहलाता है आपका ऑटो इम्यूनिटी। अगर आप इसकी ट्रीटमेंट की बात करो तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको क्या बोल रही है, एंटीजन डिटेक्ट कर रही है। इसका एकमात्र ट्रीटमेंट होता है, अपन कई बार क्या करते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं पेशेंट को, यानी उसकी इम्यून पावर को ही सप्रेस कर देते हैं, जिससे क्या होगा, कोई भी ऑटो इम्यूनिटी का रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये अपन मेजरली कहाँ, ये जो पूरा अपन ने पढ़ा है ये अपन कहाँ काम में लेते हैं, अपन काम में लेते हैं ग्राफ्टिंग के दौरान। ठीक है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, अगर आप किसी भी नॉर्मल टिश्यू को आप कहीं और इम्प्लांट कर रहे हो, ठीक है, यानी जैसे अपन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अपन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ट्रांसप्लांटेशन, आपने नाम सुन रखे होंगे। तो उस दौरान अपन क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या हो गया, आप किसी दूसरे पर्सन की किडनी, चाहे वो खुद कितना ही आपके सिमिलर हो, बट है तो वो दूसरा ही पर्सन, उसकी किडनी को आप क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी में इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी बॉडी में इंसर्ट कर रहे हो तो वो किडनी जो है वो क्या करेगी, आपके इम्यून सिस्टम के लिए एज ए एंटीजन रिस्पॉन्स देगी, और हो सकता है आपकी एंटीजन क्या बना लें, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लें, और आपका जो ग्राफ्ट आपने लगाया है या आपने जो किडनी वगैरह लगाई है उसको क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें। ये कहलाता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, तो ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका इम्यून रिस्पॉन्स। तो अपन क्या करते हैं, इम्यूनिटी पावर जो है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, जिसको कहते हैं अपन इम्यूनो सप्रेसेंट।
तो अपन क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, और उस कंडीशन में क्या होगा, अब जो रिस्पॉन्स है वो आएगा ही नहीं, और धीरे धीरे क्या होगा, कुछ टाइम बीतने के बाद आपकी बॉडी उसको एज ए एडजस्टमेंट कर लेगी उसके साथ, और उसको मानने लग जाएगी खुद का ही पार्ट। ठीक है, जरूरी नहीं है माने ही हर बार, कई बार एक एक साल के बाद भी क्या हो जाता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो वो कंडीशन डिफर करती है, बट ये आपको सेकेंड ईयर में डिटेल में समझने को मिल जाएगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है या ग्राफ्ट क्या होता है। ठीक है, तो जनरली ये कहता है, ये आपका मेजर रोल आता है ऑटो इम्यूनिटी का। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्या होता है, खुद की सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने लग जाती है आपकी इम्यूनिटी, तो ये अपन के शामिल किस में करते हैं, किस ग्रुप में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, एक बार आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ठीक है, क्या होती है ऑटो इम्यूनिटी पहले भी, और अब अपन ने थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया है ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे एक्शन करती है ऑटो इम्यूनिटी, और क्यों इतनी ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, चलिए थैंक यू, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो भी आप मेरे को उसको बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। नेक्स्ट अपन जो यूनिट स्टार्ट करेंगे वो होगा बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, अगर आप मेरे को एक चीज़ पूछनी थी आपसे, बैक्टीरियोलॉजी जो है एक्चुअली काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आपने समझ ही गए होंगे, आपने अगर नोट्स उतारे होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा 20 से भी ज़्यादा आपके बैक्टीरिया आते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपको एक वीडियो में मैक्सिमम एक, या अगर कोई बैक्टीरिया छोटा है तो 2 ही बैक्टीरिया समझा पाऊँगा मैं। तो उससे ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आपको वायरोलॉजी पहले पढ़ा दूँ मैं, या फिर आपको पैरासाइटोलॉजी पहले पढ़ा दूँ, उसमें कमी है। तो वो आपके ऊपर चूज डिपेंड करता है। एक बार आप मेरे को बता दीजिएगा कि आपको पहले अगर छोटे टॉपिक पहले पढ़ने हैं, उसके बाद अपन बैक्टीरियोलॉजी डिटेल में पढ़ते रहेंगे आराम से, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगेगा बैक्टीरियोलॉजी में। ठीक है, बाकी आप मेरे को आज बता दीजिएगा। ठीक है, आज शाम तक बता दीजिएगा, अगर पर्सनली बताना चाहें तो वैसे, अदरवाइज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उसी हिसाब से अपन देख लेंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद।